TunePocket.com. Hello and welcome back, dear students. Today we will be diving deep into the physiology of the cell membrane and the cell composition. This topic is important in MCQs. Okay, so first of all, cell composition. जो सेल की बाहर आउटर मेम्ब्रेन होती है जिससे सेल लाइंड होता है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। और जो इनर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है इसको हम क्या कहते होते हैं, दिस इज बेसिकली सेल प्रोटोप्लाज्म, और ये दरमियान में आपके पास न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। व्हेन वी टॉक अबाउट द आयनिक कंपोजिशन, अच्छा इसमें एक चीज है कि वाटर कंटेंट इसके अंदर 70 to 85% ऑफ द सेल मास इज बेसिकली द वाटर कंपोनेंट। ओके, so when we talk about the ionic composition, the we have talked in the previous lecture as well that some ions are excess in the inside of the cell, but and some ions are in excess in the extracellular matrix. Okay, like in the intracellular environment, potassium, magnesium, and phosphate, these ions are excess inside the cell. And when we are talking in the talking about the extracellular environment of the cell, तो हम कहते हैं कि सेल के बाहर बेसिकली आपके पास सोडियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस की कंपोजिशन जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, और इनसाइड द सेल ये आयंस ज्यादा होते हैं, but their percentage is negligible as compared to the other four components. Okay, so now we will talk about the protein composition of the cell। और सेल जो है बेसिकली 10 to 20% ऑफ द प्रोटीन होता है। और जब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो एक जो बायोकेमिस्ट्री की जो बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन है ऑफ द प्रोटीन, हम प्रोटीन्स को डिवाइड करते हैं कि नंबर 1 इज बेसिकली द फंक्शनल प्रोटीन, और सेकंड नंबर पे जो हम इसकी क्लासिफाई करते हैं उसमें हमारे पास जाता है, कुछ आ जाती हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ओके, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं और फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। हमारे पास दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। फंक्शनल प्रोटीन्स में तो आप जानते हो कि जैसे एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनली बिकॉज दे कंट्रोल योर मेटाबॉलिक एंड द कैटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के अंदर इसको हम आगे फर्दर डिवाइड कर लेते हैं तीन में। ठीक है, इसमें कुछ होती हैं हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, कुछ हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, राइट, और तीसरे नंबर पे हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। अब इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर आपको पता है कि बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स हैं उसमें एक्टिन एंड मायोसिन है। ठीक है, और जो आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं फ्लैजेला, सीलिया, ठीक है, जो बेसिकली लोकोमोशन ऑफ द सेल का काम कर रहे होते हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर आपके पास कैराटिन आ जाती है जो आपके नेल्स में, हेयर्स में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा वाइमेंटिन है, न्यूरोफिलामेंट्स हैं। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोटीन कंपोजिशन इनसाइड द सेल। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द लिपिड कंपोनेंट। तो आपकी बॉडी जो है वो बेसिकली 2 to 95% जो है बेसिकली सेल के अंदर, नॉर्मली जब एमसीक्यू आती है तो उसमें आपने 2% ही लिखना है, लेकिन कुछ सेल्स हैं जिसके अंदर लिपिड कंपोनेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, अप टू द लेवल ऑफ 95% भी हो सकते हैं, जैसे एडिपोसाइट्स। ओके, सो लिपिड कंपोनेंट के अंदर, इसके अंदर भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स हैं जो कि सेल के अंदर जो सेल्स के अंदर होती हैं, जिसमें आपके पास फॉस्फोलिपिड भी हो सकती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स हो सकती हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो है वो आपके पास कोलेस्ट्रोल हो सकता है। तीसरे नंबर पे ट्राइग्लिसराइड्स हो सकती हैं। ये हम बिल्कुल गाइडन के फ्लो से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ लिपिड्स हैं जो कि आपके इनसाइड द सेल ज्यादा होती हैं। इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट भी है जो कि ऑलमोस्ट जो है वो सिर्फ 1%, 1 to 6% लिखा हुआ है। एमसीक्यूज में आए तो यू कैन जस्ट से कि 1% होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर।
कि नंबर वन कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर वन टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड द एटीपी टू द बॉडी। और दूसरा जो है कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है कुछ आपके पास रिजर्व्स होते हैं ग्लूकोज के, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, तो इस फॉर्म में भी जो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स वो प्रेजेंट हो सकती हैं। कमिंग ऑन टू द मेन टॉपिक विच इज द बेसिकली सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन का ये इंट्रोडक्शन है कि इट इन्वेलप्स द सेल, थिन प्लाएबल इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, 7 to 10 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है, एंड आल्सो रेफर्ड टू एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसकी कंपोजिशन के अंदर जो बेसिकली इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको क्यों कहते हैं वो आगे जब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि व्हाई इट इज बेसिकली कॉल्ड एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नाउ कमिंग ऑन टू द कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर आपके पास सेल मेम्ब्रेन बेसिकली थ्री कंपोनेंट से बनी हुई होती है। नंबर वन पे प्रोटीन है, नंबर टू पे लिपिड्स है, और नंबर थ्री पे कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये लिपिड बाइलेयर कंपोनेंट है, ये देख रहे हैं, ये भी लिपिड बाइलेयर कंपोनेंट है, और ये वाला ये सारे का सारा ये लिपिड बाइलेयर कंपोनेंट है। ये इसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स हैं, इनकी टाइप्स को आगे हम देख लेते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली साइड पे ये जो लगे हुए हैं सारे के सारे, ये बेसिकली क्या है आपके पास कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है। परसेंटेजेस इंपॉर्टेंट हैं कि 55% प्रोटीन होती है, और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 42% ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास लिपिड्स आ जाते हैं, और 3% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब हम इनकी एक एक की डिटेल को हम देख लेते हैं कि बेसिकली के लिपिड्स हैं तो कौन कौन से लिपिड्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अब हम जरा उसकी डिटेल को देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इसके अंदर आप देखें कि ये लिपिड बाइलेयर है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि लिपिड बाइलेयर है ना, तो मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन की एक आउटसाइड पे एक लिपिड लेयर होगी और एक इनसाइड पे लिपिड लेयर होगी। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली साइड पे जो लिपिड लेयर है, और ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली, तो ये जो आउटर वाली जो आपके पास होती हैं, दीज आर बेसिकली हाइड्रोफिलिक। दिस इज बेसिकली द हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कि ये वाटर को अट्रैक्ट कर सकता है। वो क्यों अट्रैक्ट कर सकता है? क्योंकि बेसिकली इसका आउटर पार्ट जो है वो चार्ज्ड होता है, नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर। वो क्यों होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देन जो इसका अंदर वाला पोर्शन है, दिस इज बेसिकली हाइड्रोफोबिक। ये कौन सा पार्ट है इसका? ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये वाटर को रिपेल करता है अपने आप से। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली फैटी एसिड कंपोनेंट होता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर वन पे हमने देखा कि जो इसका आउटर वाला पोर्शन है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इनसाइड द सेल नहीं, आउटसाइड पोर्शन ऑफ द जो सेल मेम्ब्रेन है, उस पे अगर आप जब देखते हो तो नंबर वन पे ये बने हुए हैं, नंबर वन कुछ फॉस्फेट्स से बने हुए हैं, जैसे फॉस्फेट लिपिड है, फॉस्फेट्स। और फॉस्फेट्स के साथ गाइटिन कहती है कि कुछ और चीजें भी हैं जिनको हम कहते हैं स्फिंगोसीन्स। ये भी आपके पास क्या है? लिपिड की टाइप है। तो ये जो आउटर कंपोनेंट है ना, बेसिकली ये वाला, ये आपके पास फॉस्फेट्स और सफिंगोसीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो अब ये जो आउटर कंपोनेंट है ये दो तरह के हैं। दिस इज द आउटर नंबर वन, एंड दिस इज आउटर नंबर टू। सेल मेम्ब्रेन को अगर आप देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन का ये अंदर वाला हिस्सा है, तो उस सेल मेम्ब्रेन के लिए ये भी आउट है और ये भी आउट है। लेकिन फर्क क्या है कि एक इसका आउटर पार्ट ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फेस कर रहा है, एक इसका आउटर पार्ट इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को फेस कर रहा है। तो अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये जो आउटर आउटर वन है टुवर्ड्स द ईसीएफ, इसकी इसमें कौन कौन सी फॉस्फेट्स और सफिंगोसिन्स होती हैं। इसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट जो दो तीन नाम हैं उसको याद रख लें। पहला है इसके अंदर जी फॉस्फाटाइडल कोलीन, ठीक है। और दूसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है सफिंगोसिन्स के अंदर, बेसिकली सफिंगोमाइलिन। तो ये भी आउटर नंबर वन जो साइड है उस तरफ ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो फास्फाटाइडल कोलीन और सफिंगोमाइलिन, इसकी एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है। पहले हम सिर्फ नाम याद कर लें, उसके बाद मैं आपको इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी बता दूंगा कि एमसीक्यूज में जो आ जाती हैं।
और जो आउटर टू पोर्शन है विच इज फेसिंग द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इसके अंदर भी बेसिकली हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स हैं, जिसके अंदर आपके पास आ जाती है फॉस्फाटाइडल कोलीन, सॉरी फॉस्फाटाइडल सीरीन, फॉस्फाटाइडल सीरीन। और दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास आ जाती है कार्डियोलिपिन। इसके अंदर एक और भी इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम कहते होते हैं फॉस्फाटाइडल इथेनोलामीन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फॉस्फाटाइडल इथेनोलामीन। तो ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ क्लिनिकली भी इसकी इंपॉर्टेंस मैं यहाँ से मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं आपको एमसीक्यू पॉइंट बता दूँ। बेसिकली फास्फाटाइडल कोलीन और सफिंगोमाइलिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पेशेंट ऑफ आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, में जिसको हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज भी कहते हैं। ये आप आगे पल्मोनोलॉजी में, पल्मोनरी फिजियोलॉजी के अंदर भी आप पढ़ेंगे। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि ये जो फास्फाटाइडल कोलीन है, इसका दूसरा नाम लैसेथिन भी होता है। ठीक है, तो हम वहां पर करते क्या है, लेसेथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशो निकालते हैं। अगर उस रेशो के अंदर कोई डिस्टॉर्शन आ रही हो, नॉर्मल रेशो से कम हो, तो फिर हम क्या कहते हैं कि दिस इज बेसिकली द पेशेंट ऑफ आरडीएस, कि वो उस बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, उसके लंग्स मिच्योरिटी नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसके अलावा जो फॉस्फोटाइडल सीरीन है, ये भी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है कि जब आप बात करते हो ना अपोप्टोसिस ऑफ द सेल की, तो अपोप्टोसिस ऑफ द सेल के अंदर बेसिकली ये जो इंट्रासेलुलर साइड पे ये चूंकि लगे हुए हैं फॉस्फोटाइडल सीरीन, तो जिस सेल ने अपोप्टोस होना होता है वो क्या करता है कि वो अपने फॉस्फोटाइडल जो सीरीन है उसको बाहर वाली साइड पे इस तरह करके एक्सपोज कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि अब सेल ने बिल्कुल उल्टा हो गया कि वो अंदर वाली जो आउटर टू साइड है आईसीएफ वाली, उसको ईसीएफ वाली साइड पे लेके आ गया। तो होता क्या है कि दूसरे जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल हैं वो जैसे ही इसको देखते हैं फॉस्फोटाइडल सीरीन के रिसेप्टर्स को, तो वो फौरन से अपोप्टोसिस कर देते हैं सेल की। ठीक हो गया। इसके अलावा कार्डियोलिपिन है, कार्डियोलिपिन का बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट है विद एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है एंटी फॉस्फोलिपिड में, कि फीमेल के अंदर टाइम एंड अगेन जो है वो अबॉर्शंस हो रही होती हैं। ठीक है, ड्यू टू सम अननोन रीजंस, लेकिन उसकी रीजन बेसिकली होता क्या है कि हम जब उसका एंटी कार्डियोलिपिन करवाते हैं तो वो उसके अंदर पॉजिटिव आता है। ठीक है, यानी कि कुछ ऑटो एंटीबॉडीज हैं जो कि कार्डियोलिपिन की डिस्ट्रक्शन कर रही होती हैं, जिसकी वजह से फीमेल जो है वो अपने प्लेसेंटा को रिटेन नहीं रख पाती और बेबी बार बार अबॉर्ट हो रहा होता है। So these were some important points regarding the phosphate portion and the sphingosine portion of the membrane lipids. ठीक है, अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन। ये जो पोर्शन है बेसिकली ये जो अंदर वाला है, ये मैंने जैसे बताया कि इट इज मेड अप ऑफ द फैटी एसिड्स। ठीक है, तो जो इसका दूसरा पोर्शन है उसमें हमारे पास क्या है, फैटी एसिड्स है। इसमें भी फिर दो तरह के फैटी एसिड्स हैं, जिसके अंदर कुछ हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और कुछ जो है हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, इसमें अगर आपने नाम याद रखना है तो बायोकेमिस्ट्री में नाम भी हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर स्टीरिक एसिड है। ठीक है, इसके अलावा पामेटिक एसिड है। तो ये हमारे पास दो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अनसैचुरेटेड एसिड्स में बहुत मशहूर नंबर वन इज द लिनोलिक एसिड और नंबर टू इज द लिनिक एसिड। ठीक है, तो ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और ये हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में स्टीरिक एसिड और पामेटिक एसिड आ जाता है। और थर्ड कंपोनेंट ये है इसका, यहाँ से कलर हम चेंज कर लेते हैं सिर्फ ये लिपिड्स का, कि यहाँ पर कई बार ये जो आपके पास फॉस्फेट्स सीरीन वाला पोर्शन और ये है हमारे पास फैटी एसिड वाला पोर्शन, कई बार इनके दरमियान ना इस तरह की कुछ और लिपिड्स भी होती हैं जो इसके दरमियान में लगी हुई होती हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, और इसको हम कहते हैं बेसिकली कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल जो है वो दरमियान में कहीं इसके एम्बेडेड होती है, इसके दरमियान में कहीं पड़ी हुई होती है।
ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिपिड पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब हम आ जाते हैं जी प्रोटीन पोर्शन पे। जो प्रोटीन पोर्शन है इसको तो हमने सारा कवर कर लिया ना, ये लिपिड पोर्शन है सारा का सारा। तो प्रोटीन पोर्शन में अगर आप देखें तो कुछ चीजें हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंड थ्रू जा रही हैं, ठीक है। सो ये जो थ्रू एंड थ्रू जो इतनी बड़ी मोटी सी प्रोटीन लगी हुई है, दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज द इंटीग्रल प्रोटीन्स। और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है आपके पास एक एक तरफ जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस है वहां पर कुछ प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स। ओके। उसके बाद एक आपके पास जो है वो लाजमी बात है कि कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट भी है। कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट को अगर आप देखना चाहते हो तो उसके अंदर आप देखें कि ये देखें कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि प्रोटीन के साथ लगे हुए हैं, और ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये किसके साथ लगे हुए हैं, लिपिड्स के साथ लगे हुए हैं। इस वजह से इसको ये जो प्रोटीन के साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं इसको हम क्या कहेंगे, दीज आर बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके। और जो बेसिकली अटैच हैं विद लिपिड पोर्शन तो वो हमारे पास हैं ग्लाइकोलिपिड्स। तो अब होगा क्या कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स ये सारे के सारे आपस में कंबाइन होते 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 ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे सेल के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं कि जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है। वाटर को ये अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ये मूव करवाता है। पहला इसका फंक्शन तो यही है कि वाटर जो है उसकी जो इन और आउट होता है वो यहाँ से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज बेसिकली ग्लाइकोकेलिक्स। The second, so the first is related to the water transport, and the second function of the glycocalyx is it is its antigenic function. Okay, antigenic function यानी कि होता बॉडी में ये है कि फॉर एग्जांपल अगर बॉडी के अंदर कोई किसी किस्म का कोई भी होस्ट सेल प्रेजेंट है तो उसकी सरफेस के ऊपर एक एंटीजेनिक एक सीक्वेंस बना हुआ होता है, और वो जो एंटीजेनिक सीक्वेंस है वो बेसिकली किसका बना हुआ है, ग्लाइकोकेलिक्स का। ठीक है। यानी कि अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर ये पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम के डिफेंस सेल्स हैं, और ये कोई भी अगर होस्ट सेल बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये क्या करते हैं कि ये यहाँ पर जाएंगे, और वो जो सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है, इसको बेसिकली कि आइदर कि वो बॉडी का है या बॉडी से बाहर का है, इसकी रिकग्निशन के लिए आप इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ेंगे एक चीज होती है MHC क्लास 1। तो ये एक एंटीजन होता है, एंटीजेनिक पैटर्न होता है MHC क्लास 1 का, जो अगर तो ये बॉडी का सेल होगा तो उसके पास ये शनाख्ती कार्ड होना बहुत जरूरी है, विच इज MHC क्लास 1। अगर फॉर एग्जांपल ये अटैकर्स आते हैं यहाँ पर और ये देखेंगे कि इसके पास MHC क्लास 1 नहीं है तो इसका मतलब है कि ये बॉडी से बाहर का कोई एंटीजन है, तो उसकी डिस्ट्रक्शन कर दी जाती है। और ये जो MHC क्लास 1 है ना, ये जो ID कार्ड है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका एक और फंक्शन है वो ये कि जो आपकी ब्लड ग्रुपिंग है ना, आपने सुना होगा जी किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी होता है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो ये बेसिकली ये जो एंटीजन है कि एंटीजन ए है, एंटीजन बी, ए बी दोनों है या कोई एंटीजन नहीं है, तो ये जो एंटीजेंस हैं दीज आर आल्सो द टाइप्स ऑफ द ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है। तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लाइकोकेलिक्स। सेकंड नंबर पे आ जाता है द फंक्शन ऑफ द लिपिड्स। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज हमने कॉन्सेप्ट समझना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लूइडिटी। इस पे नोट भी आ जाता है और MCQs भी इसमें काफी बन जाते हैं। ठीक है। अब मेरी बात गौर से समझें, बेसिकली फ्लूइडिटी है क्या, द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली फ्लूइडिटी ऑफ द सेल। और एक चीज इसका एक रूल ऑफ थंब बना लें कि जिस सेल की जितनी ज्यादा फ्लूइडिटी होती है, जिसके यानी कि इन एंड आउट जो ट्रांसपोर्ट है जिसकी जितनी ज्यादा हो रही हो, वो सेल उतना ही हेल्दी होता है। ठीक है। हायर फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि हेल्दी सेल। अगर फॉर एग्जांपल एक सेल है वो रिजिड हो गया, उसकी फ्लूइडिटी खत्म हो गई, तो ना ही सेल के
अंदर कोई चीज जा सकेगी, ना ही सेल के बाहर आ सकेगी। उससे क्या होगा कि जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे इनसाइड द सेल इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वो टॉक्सिक, क्योंकि सेल जो है उसकी फ्लूइडिटी कम है, तो वो बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो सेल जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो हमने जो है ये जो फ्लूइडिटी ऑफ द सेल है, इसकी मेंटेनेंस में सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है वो किसका होता है? लिपिड्स का होता है। तो इसके अंदर दो तीन चीजें हैं। अब हम तीन फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्लूइडिटी को लो करते हैं और कौन से फैक्टर्स जो फ्लूइडिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है। इसमें नंबर वन फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बेसिकली क्या करता है कि अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, इफ देयर इज हाई टेम्परेचर, तो उससे जो है फ्लूइडिटी ऑफ द सेल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लाजमी बात है कि देखें लिपिड बाइलेयर है, यहाँ पर आप देखें कि लिपिड बाइलेयर के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो कितने क्लोज क्लोज हैं। इसका मतलब है कि कोई भी चीज यहाँ से निकलना चाहेगी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़े क्लोज क्लोज पड़े हुए हैं। अब इनको देखें, बहुत गैप है आपस में। जितना ज्यादा गैप होगा तो फ्लूइड्स जो हैं उनका इन एंड आउट ट्रांसपोर्ट उतना ज्यादा हो रहा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो सारे के सारे जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं फैट्स के और फॉस्फोलिपिड्स के, ये एक दूसरे से अपार्ट हो जाएंगे, जिससे जो है फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी। और इसी के वाइस वर्सा है कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो उससे जो है फ्लूइडिटी आपकी लो हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक हो गया। जो सेकंड है, सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाता है कोलेस्ट्रोल का लेवल। फॉर एग्जांपल आपको मैंने पहले ही बताया कि कोलेस्ट्रोल जो है वो फैटी एसिड्स के दरमियान में इस तरीके से एम्बेडेड होती है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रोल की कंपोजिशन, कोलेस्ट्रोल की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई, तो जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि स्पेस जो है इन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स वो उतनी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लूइड का इन एंड आउट जाना बहुत कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई इंक्रीज इन कोलेस्ट्रोल लेवल विल कॉज लोअर फ्लूइडिटी। और इसी के वाइस वर्सा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस कोलेस्ट्रोल की कंसंट्रेशन को जो इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैं इनको आप कम कर देते हैं, तो डिक्रीज करने से आपकी जो फ्लूइडिटी है सेल की हाई हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि कोलेस्ट्रोल बॉडी का कम होना चाहिए, ताकि ये है कि बॉडी की फ्लूइडिटी बढ़े और आप भी हेल्दी रहते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे जो चीज आती है कि वो टाइप ऑफ फैटी एसिड है। टाइप ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है। अब आपने सुना होगा कि जी इंसान को जो है वो घी नहीं खाना चाहिए, ऑयल खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑयल के अंदर जो है बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बेसिकली फ़ायदा क्या है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। अब देखें कि ये आप देख रहे हैं कि ये जो फैटी एसिड्स हैं ये सीधे सीधे नहीं है, इनके दरमियान में ये मुड़े तुड़े से हैं। ये किंक आई हुई है अक्सर के दरमियान में। ठीक है। किंक आई हुई है। और ये किंक जब भी आती है तो लाजमी बात है कि वो अपने बाजू लंबे लंबे फैला लेती है, स्पेस ज्यादा ले लेती है। उसी की वजह से तो होता है कि दरमियान में मॉलिक्यूल्स के गैप प्रोड्यूस होता है, जहां से फ्लूइडिटी का इन और आउट हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो अगर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपको पता है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हैविंग डबल बॉन्ड्स। ठीक है। और ये डबल बॉन्ड्स की वजह से किंग्स पैदा होते हैं। और ये जो किंग्स हैं उसकी वजह से जो फ्लूइडिटी है वो हाई हो जाती है, वो बढ़ जाती है। लेकिन अब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का फायदा है कि जितने अनसैचुरेटेड ज्यादा होंगे फ्लूइडिटी आपकी उतनी बढ़ जाएगी। लेकिन जो सैचुरेटेड है वो तो बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे हैं, सिमट सिमट के आपस में सोए हुए हैं। तो वो जितना एक दूसरे के, जितना ही ज्यादा आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो होगा क्या कि आपकी फ्लूइडिटी उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि इनके दरमियान में किंक्स नहीं होते, ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, तो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लूइडिटी। जो एक और भी फंक्शन है वैसे इसका, जो आपके पास लिपिड्स हैं उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन फंक्शन। ठीक है। पहले इसको अरेज करके तो मैं आपको डिफ्यूजन फंक्शन भी समझा देता हूँ। द सेकेंड वन इज द डिफ्यूजन फंक्शन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो आपके पास लिपिड बाइलेयर है इसके अंदर एक डिफ्यूजन होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस मेम्ब्रेन, और दूसरी होती है विद इन द मेम्ब्रेन।
ठीक है। तो जो फ्लूइडिटी है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि जो कोई भी चीज है वो यहाँ से इस तरफ जाना चाहेगी या यहाँ से इस तरफ आना चाहेगी, तो इसका तो आप रूल बहुत अच्छे से समझते हो ना, कि लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक का रूल है कि जो भी फैट सॉल्युबल चीजें होंगी वो सारी की सारी इसको इजीली पास थ्रू कर लेंगी, वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकती हैं। उसके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ स्मॉल स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हो सकती है, लिपिड सॉल्युबल चीजें हो सकती हैं, तो वो सारी थ्रू एंड थ्रू मूव कर सकती हैं। और विद इन द मेम्ब्रेन भी जो है वो डिफ्यूजन हो रही होती है। विद इन द मेम्ब्रेन डिफ्यूजन कैसी हो रही होती है, इसमें दो टाइप्स की आ जाती हैं। अक्सर क्वेश्चन जो है वो हम वायु में भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज लैटरल डिफ्यूजन वर्सेस ट्रांसवर्स डिफ्यूजन, ये क्या चीज है। लैटरल डिफ्यूजन बेसिकली ये होती है, ये देख रहे हैं कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक फॉस्फोलिपिड है और ये दूसरा फॉस्फोलिपिड है। ठीक है। अब होगा क्या कि सेल मेम्ब्रेन के एक ही साइड पे, चाहे वो अंदर वाली साइड है या बाहर वाली साइड है, तो एक फॉस्फोलिपिड जो है वो दूसरी वाले फॉस्फोलिपिड से अपनी जगह को चेंज कर सकता है। ठीक है, ये इधर आ जा सकता है, ये इधर आ सकता है। दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली लैटरल डिफ्यूजन। ट्रांसवर्स डिफ्यूजन क्या है कि फॉर एग्जांपल अब एक जो है वो ये वाली साइड है, जिसको हम सपोज कह लेते हैं कि दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली साइड है, और ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली साइड है। अब होगा क्या कि लाजमी बात है कि जो आपके पास फॉस्फोलिपिड है वो इस तरफ भी प्रेजेंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस साइड के फॉस्फोलिपिड जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, और इस साइड वाला जो फॉस्फोलिपिड है वो मूव करके इधर आ जाएगा। तो जब ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करके दूसरी साइड पर जाते हैं तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ट्रांसवर्स डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ये भी लिपिड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। समझ आ गई बात की। चलें जी आगे मूव करते हैं। इट इज द व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के जो फंक्शन है दे आर वेरी इजी टू रिमेंबर। नंबर वन, तो प्रोटीन का फंक्शन जो है ना वो बड़ा सिंपल सिंपल सा है कि जो स्टीरॉयड वाली जो चीजें होंगी वो तो यहाँ से आराम से ट्रांसपोर्ट कर जाएंगी, जैसे हमने लाइक डिजॉल्व लाइक का रूल पढ़ लिया। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई चीज है वो लार्ज मॉलिक्यूल है या उसके ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है, तो उसका क्या होगा। उसके लिए ये है कि वो इन चैनल्स के थ्रू पास कर रहे होते हैं, आना जाना उनका इन चैनल्स के थ्रू हो रहा होता है। तो इसको हमने पहले भी पढ़ा था कि दीज आर बेसिकली इंटीग्रल प्रोटीन्स, और ये हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो चीजें जो इस तरह की लार्ज चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे और मतलब कि वो स्टीरॉयड डेरिवेटिव्स भी नहीं होंगे, तो वो जब पास करना चाहेंगे तो या तो वो पास करेंगे थ्रू दीज इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है। तो जब ये इंटीग्रल प्रोटीन्स में से पास करेंगे तो इसके दरमियान में लाजमी बात है कि कोई ना कोई चैनल होगा, यानी कि जो लार्ज चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो या तो थ्रू द चैनल्स इन इन द इंटीग्रल प्रोटीन्स वहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं, या दूसरा काम ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर वो चीज़ यहाँ से इस तरफ नहीं आ सकती तो इस तरफ हमारे पास जैसे कि ये है कुछ कैरियर प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, और वो कैरियर प्रोटीन्स उनको उठा उठा के और यहाँ पर लेके आएंगी अंदर वाली साइड पे। तो या तो प्रोटीन्स एज ए चैनल्स काम कर सकती हैं, या जो है वो कैरियर प्रोटीन के जरिए से ये अपना पहला फंक्शन परफॉर्म करती हैं, विच इज बेसिकली द ट्रांसपोर्ट। दूसरा फंक्शन क्या है जी इनका। दूसरा फंक्शन है कि ये एज अ रिसेप्टर भी काम करती हैं। ठीक है। रिसेप्टर्स भी काम करती हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स हैं और एंजाइम्स हैं जो, ये आपके पास प्रोटीन कंपोनेंट है बाहर साइड बाहर वाली साइड पे लगा हुआ, तो यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो जो है यहाँ पर आके अटैच होंगे, अटैच होने के बाद जो है वो नीचे से सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करके और अपना काम करते रहते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स हैं ऐसे कि वो बाहर आके अटैच होंगे, और जो वो अटैच होते हैं जिन रिसेप्टर साइट्स के ऊपर वो हार्मोन, वो बेसिकली आपके पास प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है। तीसरा जो इसका फंक्शन है इन प्रोटीन्स का, तीसरा फंक्शन सेल जंक्शन वाला है। पिछला टॉपिक अगर किसी ने नहीं समझा तो वो जाके समझ ले, वहां पर हमने बहुत जबरदस्त तरीके से हमने देखा था कि एक सेल है दूसरा सेल है, उनके दरमियान में कुछ प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, अगेन मैं कहूंगा प्रोटीन्स होती हैं। तो वो जो प्रोटीन्स थी वो बेसिकली क्या थी, वो यही वाली तो हैं प्रोटीन्स जो एक सेल को दूसरे सेल से मिला रही थी, तो वहां पर सेल जंक्शन हैं। चौथे नंबर पे
आपको याद होगा कि एक गैप जंक्शन भी होता है। गैप जंक्शन क्या करता है कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, दूसरा सेल है, तो उसके दरमियान में टनल का काम करता है कि इन बिटवीन टू सेल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स हो सकती है, ठीक है। और फिफ्थ जो इसका फंक्शन है, ये एज एज एन इंजाइम भी काम करते हैं, खुद भी एज एन एंजाइम भी काम कर रहे होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है, इसके इसके आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर स्ट्रक्चर पे कोई ना कोई आपके पास प्रोटीन्स होंगी। तो अब होगा क्या कि कोई सबस्ट्रेट्स आएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ए सबस्ट्रेट आ गया, ठीक है, वो जैसे ही इसके साथ इन कांटेक्ट में आएगा तो वो प्रोटीन्स इसको एक्टिवेट करके इसको बी सबस्ट्रेट बना देगी, जो कि इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है। यही होता है ना एंजाइम का काम। तो ये एज एन एंजाइम भी काम करते हैं। ठीक हो गया। चलें जी आगे मूव करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल कंपोजिशन। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ये डायग्राम हमने गाइटन से उठाई हुई है। तो हमने जो है, ये लिपिड बाइलेयर है, दीज आर द इंटीग्रल प्रोटीन्स, दीज आर बेसिकली द पेरिफेरल प्रोटीन्स। और ये ऊपर वाली साइड पे ये जो लेयर है, दिस इज बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। Thank you so much. See you in the next lecture.